कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आज हम इसमें 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। इसके पहले सारे चैप्टर का जो है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के वीडियो बन चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे देखिए और इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले समझते हैं 2 अंक के प्रश्नों का कि ये प्रश्न किस लेवल के हैं और कैसे कैसे आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ ये फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, बी का मतलब, ए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल है। और यहाँ पर यदि हम डॉट हटा देंगे, अदिश गुणनफल है, तो यहाँ पर यदि हटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई तल रखा हुआ है और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं इसको पार करके जा रही हैं, तो जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इसको पार करके जाती हैं उनकी संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ बी का मतलब समझ में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, थीटा क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझते हैं, जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के 2 नियम हैं। तो सबसे पहले प्रथम नियम समझते हैं। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यह शर्त होती है कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह जो प्रथम नियम होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की शर्त होती है। इसके बाद इसके दूसरे नियम की बात करते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई समानुपाती डी फाई अपॉन डी टी। तो जहाँ पर ये ई है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है और ये डी फाई अपॉन डी टी जो है ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा प्रश्न, इसको देख लेते हैं। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक दशा में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो यह लेंज का नियम होता है, इससे हम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं और 5वां जो प्रश्न है वो है स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण क्या कहलाता है, या इसी को आत्म प्रेरण भी बोलते हैं, इसी को धारा का जड़त्व भी बोलते हैं स्वप्रेरण को। तो देखिए इसमें क्या है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कुंडली है, ये कुंडली है। यदि इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इस धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिससे इसी कुंडली में एक और धारा बन जाती है जिसको हम कह सकते हैं प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा के उत्पन्न होने को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। तो यही है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 6वां, स्वप्रेरण गुणांक को समझाइए। तो स्वप्रेरण गुणांक को यहाँ से समझ सकते हैं। एल का मतलब स्वप्रेरण गुणांक है, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स है और आई का मतलब धारा है। तो यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो तो हम इसकी बात करते हैं, ये एकांक धारा प्रवाहित हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, तो ये कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो हम इस सूत्र से इसकी परिभाषा कर सकते हैं। यदि कुंडली में बटा लगा है तो एकांक हो गया, एकांक धारा प्रवाहित हो तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान
स्वप्रेरकत्व कहलाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा है। इसके बाद हम 7वां प्रश्न देखते हैं, अन्योन्य प्रेरण क्या कहलाता है। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि ये एक कुंडली हो गई, इसके पास रखी ये दूसरी कुंडली हो गई। यदि इसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसके पास रखी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जिससे इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसे अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। अब हम बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व की। तो यही है, प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो आई है ये प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है, तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा और द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर इसका नाम ले लेते हैं द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इस तरह से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 9वें प्रश्न में। तो 9वां प्रश्न होता है, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। तो देख लेते हैं, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ अन्योन्य प्रेरण में देखते हैं, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें केवल एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है। प्रेरित धारा का मान मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है, इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती है। इस तरह से इसमें अंतर है। इसके बाद हम देख लेते हैं गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल है क्या? चुंबकीय क्षेत्र में चालक के आपेक्षिक गति के कारण चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र है और यदि हम ये किसी चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं, गति कराते हैं, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। चलिए इसको समझ सकते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल को दोबारा देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में चालक के अपेक्षित गति के कारण चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी चालक को गति कराते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर के प्रश्न में, वृत्ताकार कुंडली स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है, क्रोड की चुंबकशीलता बढ़ाने पर बढ़ता है। इसका ये सूत्र होता है, यहाँ पर हम स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करते हैं तो ये सूत्र होता है म्यू नॉट, और यहाँ हो गया एन स्क्वायर, और यदि क्षेत्रफल है इसका तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर अपान में 2 होता है। तो इस तरह से ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेरों की संख्या, ये फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा। यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कहलाता है, इसका मान बढ़ाने पर बढ़ेगा, और ये म्यू का मतलब क्रोड की चुंबकशीलता बढ़ाने पर भी स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। तो अब बाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और अंगूठा तथा अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस तरह से ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। चलिए फिर से देखते हैं बाएं हाथ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो बाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत हो। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। इसके बाद हम 13वां प्रश्न देखते हैं, 1 हेनरी को परिभाषित करिए। तो किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर और उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर हो तो कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाता है। इसको आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, L बराबर होता है फाई अपॉन आई। तो L का मतलब स्वप्रेरकत्व है और स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। तो यदि यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो
और उसका चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर हो तो उसके स्वप्रेरकत्व का मान 1 हेनरी कहलाता है। इस तरह से 1 हेनरी की परिभाषा दे सकते हैं। फिर 14वां प्रश्न देखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए हम इसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का या धारा परिवर्तन का विरोध करता है। 15वां प्रश्न देख लेते हैं, उच्च वोल्टेज की तार पर बैठी चिड़िया धारा चालू करते ही उड़ जाती है, क्यों? क्योंकि चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे दोनों पंख प्रतिकर्षित होकर के फैल जाते हैं, इसलिए वह उड़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत परिपथ बंद करते समय स्विच से चिंगारी क्यों निकलती है? तो विद्युत परिपथ बंद करते समय परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक परिवर्तन होता है, जिससे प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उच्च विभवांतर के कारण स्विच के सिरों के मध्य वायु रोधन टूट जाता है, जिससे स्विच से चिंगारी निकलती है। इसके बाद 17वां प्रश्न को देख लेते हैं, किसी कुंडली में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का स्वप्रेरकत्व 100 हेनरी हो तो संचित ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो चलिए हमको यहाँ पर क्या ज्ञात है, यहाँ पर धारा का मान ज्ञात है 4 एम्पीयर और इसके स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात है 100 हेनरी। अब हम जानते हैं ऊर्जा निकालना है, तो U बराबर जो यहाँ पर सूत्र होता है, U बराबर होता है 1/2 LI²। इस सूत्र को रख देंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे तो 1/2 लिख दिए, L का मान 100 लिख दिए, I का मान 4 है तो 4 लिख दिए और इसके बाद यहाँ पर इसका हम हल कर देंगे तो ये 4 चौको 16, 16 में 2 का भाग करेंगे 8 आ जाएगा, तो 800 जूल। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मुख्य भाग लिखिए। इसके 4 भाग होते हैं, स्थायी चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय, कार्बन ब्रश। अब 19वां प्रश्न देख लेते हैं, किसी परिपथ में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर तक हो जाती है, औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित होता है, तो इसके स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमको ज्ञात क्या है, डी का मतलब धारा में परिवर्तन। तो धारा कितनी थी, अंतिम धारा 0 थी, तो अंतिम में से प्रारंभ को घटा देंगे तो 0 हो गया। और प्रारंभिक धारा क्या थी 5, तो 0 - 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -5 एम्पीयर। इस तरह से धारा परिवर्तन हो गया। फिर ये जो दिया है ये समय अंतराल है, तो dt बराबर 0.1 सेकेंड और ये 200 वोल्ट है, प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र लगता है तो ये E बराबर होता है -L dI/dt। अब हमको मान रख देना, E का मान ये 200 है, यहाँ -L है तो -L की जगह -L लिखे, क्योंकि हमको L ही निकालना है। अब यहाँ DI का मान देख लीजिए, DI का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिए। अब यहाँ समय अंतराल 0.1 था तो यहाँ पर लिख दिए 0.1। इस तरह से यहाँ पर जो ज्ञात मान है इस सूत्र में रख देंगे। मान रखने के बाद हमको क्या करना है, सबको पक्षांतर कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ जो था ये माइनस है और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा L। अब 0.1 उधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। तो इस तरह से यदि हम इस पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हेनरी। इस तरह से हम इसको हल कर